अच्छा जी, तो हमारी स्टोरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में शुरू से जॉब एनालिसिस में जैसे कौन सी जॉब सिमिलर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ग्रुप अप करके एक जॉब डिज़ाइन की गई, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, फिर एम्प्लॉय उस जॉब को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिक्रूट किया गया, रिक्रूटमेंट के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई किया फॉर दैट वैकेंसी, और एक प्रॉपर एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपने एक कॉम्पिटेंट और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल था उसको हायर कर लिया, उसको चूज़ कर लिया। फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन डिफरेंट डेजिग्नेशन, उन सब के साथ आपने उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको हमने ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन का लेबल लिया। फिर हमने एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग जॉब को परफॉर्म करने के लिए और एग्जिस्टिंग जॉब में उसकी स्टैंडर्ड लेवल की परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ट्रेनिंग के डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस की कि किस किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, और वो ऑफ कोर्स हर तरह की जॉब्स के लिए ट्रेनिंग डिफरेंट तरह की ही होती है। तो ओवरऑल हमने कॉमन जो ट्रेनिंग मेथड्स थे उनको डिस्कस किया। फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एक कंसिस्टेंट और कॉम्पिटेंट और एक्सीलेंट परफॉर्मर को एम्प्लॉय बेहतर समझते हुए हायर डेजिग्नेशन के लिए प्रमोट करना चाहती है, और उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर अगेन ऑर्गेनाइजेशन कुछ इन्वेस्टमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो फिर वो भी हो गया, और स्किल डेवलपमेंट और स्किल पॉलिशिंग के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रखने के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक करियर लेडर डिज़ाइन करती है, ताकि एम्प्लॉय को ये बात जो है वो डीमोटिवेट ना कर दे, या उसका जॉब में इंटरेस्ट कम ना कर दे, या उस ऑर्गेनाइजेशन में से जाने के लिए उसको कन्विंस ना कर दे, तो कि वो एक ही जॉब पे हायर हुआ, सेम स्केल पे इतने सालों से वो काम कर रहा है और उसकी प्रमोशन नहीं हुई है, जॉब उसकी पहले से बेहतर नहीं हुई है, या फिर उसको जो उसकी पे है ठीक है वो भी इंक्रीज़ किए जा रही है, लेकिन स्टिल उसको लगता है कि इतनी ईयर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के बाद ही डिज़र्व थे उसको हायर डेजिग्नेशन के लिए प्रमोट किया जाए। तो अगर तो हायर डेजिग्नेशन होगी नहीं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय विल शिफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन और विल ट्राई टू स्विच द ऑर्गेनाइजेशन विद अ पर्पस कि उसको हायर डेजिग्नेशन की एक जॉब मिले, ताकि उसकी हायर रैंकिंग हो और वो अपने आप को हायर अथॉरिटी कंसिडर कर सके। और ये नीड होती है इंसान की, पहले से बेहतर बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करता है, और एक स्टेप हमेशा आगे जाने की, आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है, और अगर ये ख्वाहिश ना पूरी हो रही हो तो वो उस सेटअप से तंग आ जाता है। इस पर्पस के लिए करियर भी डेवलप किया गया, और फिर हमने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट किया, अप्रेज़ किया कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म करना चाहिए, उसमें डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया। फिर जॉब्स की बेस पे कैसे सैलरी और बेनिफिट्स और रिवार्ड्स और बोनसेस जो हैं वो तय किए जाते हैं, उसके लिए वी नीड टू रैंक अप द जॉब्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई जॉब जो है उसके लिए ज़्यादा और किसी जॉब के लिए कम पे क्यों, किन बेसिस पे डिसाइड की जाती है। तो उसके लिए कंपेंसेबल फैक्टर्स की बेस पे हमने डिफरेंट जॉब्स को इवेलुएट किया। फिर हमने देखा कि ठीक है जॉब्स भी हो गई, सब हो गया, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं इस पूरे सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किसी ना किसी लेवल का स्ट्रेस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस करता है, और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि
एक टाइम आता है कि जहाँ पे हाँ, हमारे एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजमेंट है उनका रिलेशनशिप कैसा है, किन पॉइंट्स के ऊपर, किन आइटम्स के ऊपर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एक लीगल जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है टू द कंपनी एंड टू द एम्प्लॉय, वो भी हो गया फॉर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, इतनी पे, इतने वर्किंग आवर्स, ये वर्किंग कंडीशंस, इतने ये फैसिलिटीज़, ये बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। इन केस ऑफ लो परफॉर्मेंस उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको किक आउट कर दिया जाएगा, या अगर वो कोई ऐसा एक्शन लेता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स पे कंप्रोमाइज़ करना पड़े, या कोई एक्टिविटी एम्प्लॉय की जिससे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो, उसको निकाला जा सकता है। तो अब हम निकालने के अमल को पढ़ते हैं कि जो डिसमिस है या डिसमिसल है एम्प्लॉय का, वो एक तो होता क्या है, या एम्प्लॉय की जो टर्मिनेशन है या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो किसको कहते हैं। सारी एक ही बातें हैं, आज हम बेसिकली यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिसमिसल होता क्या है। डिसमिसल होता है इनवॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट विद द फर्म। फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको एक ही चीज़ समझे। अब इनवॉलेंटरी टर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय की मर्जी नहीं है, लेकिन उसको अपनी उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो एम्प्लॉय को मजबूर किया जा रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन समझती है ड्यू टू सम रीज़न अब एम्प्लॉय को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए फिर उसको डिसमिस कर दिया जाता है, उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये एक ड्रास्टिक, मोस्ट ड्रास्टिक डिसिप्लिनरी स्टेप होता है जो कि एक एम्प्लॉयर या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म या एक कंपनी लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिनरी स्टेप है ये, तो जहाँ पे डिसिप्लिन्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ किया जा रहा हो या डिसिप्लिन्स की वायलेशन हो रही हो, दैट मीन्स रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर वे में ओबे नहीं किया जा रहा, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, उनकी वायलेशन हो रही है, कोई एम्प्लॉय अपनी मनमर्जियाँ करता फिर रहा है, ही इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ही डिज़र्व्स के उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, जो कि हमने पढ़ा कि सिर्फ इस पर्पस के लिए होते हैं कि एक रिक्वायर्ड बिहेवियर को सेट किया जा सके इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एम्प्लॉय के आपस के जो इख्तलाफात हैं, जो क्लैशेस हैं, वो ख़त्म हो जाएं, वो बीच में ना आए और एम्प्लॉय फुली फोकस्ड होकर अपनी जॉब को मैक्सिमम लेवल तक परफॉर्म करें और अपनी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करें। लेकिन ड्यू टू इनओबीडियंस, ड्यू टू मिसकंडक्ट, ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल्स, अगर कोई एम्प्लॉय कुछ ऐसा करता है जो कि एम्प्लॉय टॉलरेट नहीं करती है, तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उसको वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन के तहत उस कंपनी से निकाला जाता है और इसी को डिसमिसल कहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा, सपोज वो वायलेशन नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, विदाउट एनी रीज़न उसको निकाल दिया जाए, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी कंडीशंस हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस हों, कुछ ऐसी डिसोबीडियंस हो, कुछ ऐसे मिसकंडक्ट्स हों, कुछ ऐसे रॉन्ग डीड्स हों, रॉन्ग एक्टिविटीज़ हों, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन किया हो कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया जा सकता, लेकिन एम्प्लॉय वैसा कुछ कर रहा हो। जैसे ड्रग अब्यूज़ है या ड्रग कंजम्पशन है एट वर्क प्लेस, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन एक एम्प्लॉय ड्रग को कंज्यूम कर रहा है अपनी अपने ऑफिस में बैठे हुए, इट मीन्स कि वो रूल को वायलेट कर रहा है। फिर ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉय अपने बॉस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे,
लेकिन अगर वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा तो वो डिसोबीडियंट हो रहा है। तो अथॉरिटी को तो या बॉस को तो अथॉरिटी दी गई है कि वो अपनी सबऑर्डिनेट्स अपनी जूनियर से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाए, लेकिन अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो उनका बॉस है उसकी बात नहीं मान रहे हैं, वो डिसोबीडियंट हो रहे हैं, तो फिर उनको निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि जो जॉब ड्यूटीज़ ऑफ अ मैनेजर या ऑफ अ सुपरवाइज़र हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपने बॉस की इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो डिफरेंट रीज़न हो सकती है, बट द रीज़न ऑफ डिसमिसल और डिटर्मिनेशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। बताया जाए कि यहाँ पे रिश्वत लेने से साफ मना किया गया था लेकिन इसने रिश्वत ली, दैट्स वाई वी आर किकिंग दिस पर्सन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से ही इज बीइंग डिसोबीडियंट टू द अथॉरिटीज, सो इसको किक आउट किया जा सकता है। या ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की साख को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का कोई हक नहीं है। अब इन डिसमिसल्स को मैनेज करना इटसेल्फ एक काम होता है। इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है और इसके अंदर कौन से एक्ट या एक्टिविटीज़ या कौन से स्टेप्स हैं टू कंसिडर, और इनमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज टर्मिनेशन एट विल एंड रॉन्गफुल डिस्चार्ज। टर्मिनेशन एट विल को हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल डिस्कस रॉन्गफुल डिस्चार्ज, और उसके बाद व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर डिसमिसल, निकाला क्यों जाता है किसी एम्प्लॉय को, जिनमें अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मिसकंडक्ट कैन बी अनदर रीजन फॉर डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय। इसी तरह से लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, चेंज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, और या फिर एलिमिनेशन ऑफ जॉब भी हो सकता है, इन सबऑर्डिनेशन भी हो सकता है। मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा सकता है। इसी तरह से रॉन्गफुल डिस्चार्ज को अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि अगर आप फेयर तरीके से किसी को डिसमिस नहीं कर रहे तो उससे बचने के लिए, अनफेयरनेस से बचने के लिए या रॉन्गफुल डिसमिस से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके साथ साथ टर्मिनेशन इंटरव्यू भी हम डिस्कस करेंगे जो कि शायद आपने कभी ना सुना हो। तो लेट्स सी के टर्मिनेट एट विल रूल या टर्मिनेशन एट विल किसको कहते हैं। टर्मिनेशन एट विल का मतलब ये होता है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो रहा है एट द विल, और विल किसकी हो सकती है, विल चॉइस होती है, मर्जी होती है, कॉन्सेंट होती है, किसकी, एम्प्लॉय की या फिर एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर है मैनेजमेंट या कंपनी, और एम्प्लॉय है जो कि इंडिविजुअल एक किसी जॉब के लिए हायर किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, उसको अपनी मर्जी से अगर तो एम्प्लॉय ख़त्म कर देता है तो ये टर्मिनेशन एट विल ऑफ एम्प्लॉय होगी। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉय के साथ अपना एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप ख़त्म कर देती है तो ये मैनेजमेंट की या एम्प्लॉयर की विल के मुताबिक टर्मिनेशन होगी। तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, जब वो हायर हुआ था तो हायरिंग से पहले उसका एज सच कंपनी के साथ कोई एक्टिविटीज़ के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई रिश्ता बना नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो कंपनी का हिस्सा बन गया। जॉब की वजह से एक रिलेशनशिप एम्प्लॉय का अपनी कंपनी के साथ बन जाता है। तो अब ये वाला रिश्ता एम्प्लॉय ख़त्म करे अपनी मर्ज़ी से या कंपनी ख़त्म करे अपनी मर्ज़ी से, इसको टर्मिनेशन एट विल कहा जाता है। अब एम्प्लॉय जो है ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब फॉर एनी रीज़न। हो सकता है उसको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई हो सकता है कि वो मज़ीद जॉब को कंटिन्यू ना करना चाहता हो ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़, या हो सकता है कि
वो जॉब ही नहीं करना चाह रहा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या हो सकता है कि अब उसके बच्चे जवान हो गए हैं, दे आर अर्निंग इनफ, तो अब वो फील करता है कि उसको अब रेस्ट करना चाहिए, तो ड्यू टू एनी रीज़न ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब। तो इस सूरत में टर्मिनेशन एट विल बाय द एम्प्लॉय होगी। और दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है कि ड्यू टू सम सॉलिड रीज़न जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दे फ्रॉम द जॉब, कि वी डोंट वांट टू हैव एनी मोर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विद यू, और उसको गुड बाय कह दें, ये भी हो सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को गुड बाय कहेगी तो उसके लिए देयर मस्ट बी सम सॉलिड एंड वैलिड रीज़न जो कि वो जस्टिफाई कर सके। खुद से अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन निकालेगी तो एग्रीमेंट में तो जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनकी वायलेशन हो सकती है। तो फिर कोई एम्प्लॉय हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक जो केस है वो कर पाए, या फिर सू कर दे अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, लीगल नोटिस उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले ले कि ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन क्यों की है। ठीक है, 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का, तो 6-7 महीने के बाद ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न नहीं निकाल सकती, अगर निकाला है तो ऑर्गेनाइजेशन जवाबदेह होगी। प्रॉब्लम कि अगर ऐसा हो कि परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉय को किसी कंपनी ने हायर किया है, तो हमने जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग में डिस्कस किया था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग उन डिफरेंट आइटम्स की बेस पे एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन होता है। व्हेन एवर समवन इज जॉइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन होता है, जिसके अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी की, वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफ़र करती है जिसमें कि बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज टर्म्स एंड कंडीशन आपको किक आउट किया जा सकता है। अक्सर ऐसा लिखा होता है कि 1 मंथ प्रायर नोटिस दिया जाएगा, या वन अगर ऑन द स्पॉट आपको किक आउट किया जा रहा है या टर्मिनेट किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी लाइबल कि वो आपको 1 मंथ की पे इन एडवांस दे, अगर वो 1 मंथ प्रायर नोटिस नहीं दे रही। इसका मकसद ये होता है कि 1 मंथ का नोटिस दिया जा रहा है, तो उस 1 मंथ के अंदर और जो एम्प्लॉय है वो अपने लिए कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो सर्च कर ले, कोई और जॉब वो सर्च कर ले और वहाँ पे उस दौरान अप्लाई करता रहे, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट उसका या ये टर्मिनेशन वाला टाइम पीरियड जो उसका नोटिस वाला टाइम पीरियड है ये ख़त्म हो, तो उसके बाद फ़ौरन से वो नई जॉब पे हायर हो सके और उसका जो सर्कल है अर्निंग का वो चलता रहे। लेकिन अगर ऐसा हो कि 1 मंथ प्रायर नोटिस की बजाय ऑन द स्पॉट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को निकालती है, तो 1 मंथ की सैलरी उसको पे करना ज़रूरी होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है बात। उसमें अगर इसी तरह से एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहे तो 1 मंथ प्रायर नोटिस देगा, या फिर 1 मंथ की सैलरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेगा। दोनों केसेस में दोनों के राइट्स महफूज हो रहे होते हैं। तो अगर तो परमानेंट किसी को हायर किया गया है तो भी टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी रिटन इन द एग्रीमेंट, इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि आप अगर लो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देंगे तो आपको ऑर्गेनाइजे यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि उसी जॉब ड्यूटीज़ के लिए तो आपको हायर किया गया। अगर आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पे रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं और उनके लिहाज से टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसी कोई वायलेशन एम्प्लॉय ने नहीं की, परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, कोई रूल की वायलेशन भी नहीं हुई है, अथॉरिटीज़ का भी ओबीडियंट है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसी के
पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से एक एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाए, तो एम्प्लॉय अपने एग्रीमेंट को एज अ लीगल टूल यूज़ करते हुए उस कंपनी के ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकता है, केस कर सकता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था और इन्होंने अब इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया। तो इन्हें चाहिए कि या तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड पूरा करे या फिर मुझे ये कंपनसेट करे, कम से कम इतने टाइम पीरियड के लिए जब तक कि मुझे नई जॉब नहीं मिलती, और ये एम्प्लॉय का राइट होता है। और इसी वजह से विदाउट एनी सॉलिड एंड स्पेसिफिक रीज़न कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकती है। ये अलग बात है कि अगर एम्प्लॉय को अपने राइट्स नहीं पता हैं तो फिर वो ये बातें कि कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या कि नहीं, वो उसको पता ही नहीं होगी, उसको ये काम करना ही नहीं आता होगा, तो ऑफ कोर्स फिर कंपनी उसका एडवांटेज उठाते हुए उसके अगेंस्ट कोई लीगल उसको निकाल सकती है, बस इन्फॉर्म कर सकती है कि आप कल से मत आएँ। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले आप फॉर्मली अपनी कंपनी की अथॉरिटीज़, अपने बॉस को ईमेल करें, उनसे बातचीत करें ताकि आपके पास एक रिटन प्रूफ हो कि आई ट्राइड माय बेस्ट, कि ये मुझे रीज़न बताएं कि इन्होंने मुझे टर्मिनेट क्यों किया है। तो बेटर सोर्स इज़ कि आप ईमेल करें, जो ऑफिशियल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस हैं आपकी अथॉरिटीज़ के, उनको। वीसी हो गए, एचओडीज हो गए, आपके कोई भी वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कि इन चीज़ों को देखता है। आप उसको ईमेल करें कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ से इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड तक था, मेरी परफॉर्मेंस ये थी, मैंने कोई ऐसा वायलेशन नहीं की है, तो उसके लिए आई नीड एक्सप्लेनेशन कि मुझे टर्मिनेट क्यों किया गया। फिर अथॉरिटीज़ को भी समझ आ जाती है कि ठीक है, ये कोई हल्की चीज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ नोज़ दी प्रोसीजर के इस तरीके से इसको किक आउट नहीं किया जा सकता और इसको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना आता है। तो ये हमारे खिलाफ कल को अदालत में भी जा सकते हैं, हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिकली उसका एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाता है कि ये विदाउट एनी सॉलिड रीज़न एम्प्लॉय को किसी भी टाइम अपनी मर्ज़ी से टर्मिनेट कर सकती है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ या बाकी इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी और कंपनी में जॉब लें, बजाय इसके कि यहाँ पे आप जॉब करें और 2 महीने बाद आपको गुड बाय कह दिया जाए विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। तो फिर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती यहाँ पे। इसलिए एम्प्लॉयज़ यहाँ से एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक नेगेटिव इमेज बन जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि कोई सॉलिड रीज़न हो जिसकी वजह से अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनेट कर सके। अब वो रीज़न्स क्या हो सकती हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। ग्राउंड्स और रीज़न्स फॉर डिसमिसल, मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये, अब ये देखिएगा कि ये सारी बड़ी वैलिड रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा सकता है। अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हुए हैं, जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से चाहती है, एम्प्लॉय इज नॉट able to give that level of performance to the company, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो पॉइंट कि वो उस जॉब पे रहे। जिस काम के लिए उसको हायर किया गया, जो उससे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस थी, अगर उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन उसको लो परफॉर्मर के तौर पे हाईलाइट करते हुए उसको डिसमिस कर सकती है। ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज करना शुरू हो गया जबकि 2 छुट्टियाँ अलाउड हों और वो महीने में कोई 4, 5, 6 छुट्टियाँ करना शुरू हो जाए, तो अगेन क्या होगा कि 2 छुट्टियों की फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन 4, 5, 6 छुट्टियाँ जब वो कर रहा होगा तो उतने दिनों में उसका टास्क अवॉइड हो रहा होगा, तो उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वो मुसलसल, अगर तो वन टाइम ऐसा हो कि ही इज़ नॉट एबल टू गिव द सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो इट विल बी ओके। मैनेजमेंट समझ सकती है कि देयर कैन बी सम प्रॉब्लम,
विद द एम्प्लॉय जो कि इस दफ़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। हमने देखा था कि फीडबैक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का को डिस्कस करती है और करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंगली लेती है। लेकिन अगर वो हैबिचुअल हो कि हर दफ़ा ही वो लो परफॉर्मेंस देता है या अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देता है या अप टू द स्टैंडर्ड या अप टू द मार्क जो परफॉर्मेंस लेवल रिक्वायर्ड है वो नहीं दे पा रहा, तो उसका वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में सेम जॉब पे रहना पॉसिबल नहीं है, उसको फिर निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक तो परफॉर्मेंस उसकी जॉब परफॉर्मेंस हो गई, प्लस उसका बिहेवियर उसकी एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस के तौर पे आ जाता है। तो उसका बिहेवियर भी अगर ऐसा हो कि वो नेगेटिव बिहेवियर हो या कंपनी की पॉलिसीज़ को रूल्स को वो वायलेट कर रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा, मन मर्जियाँ करता फिर रहा है, सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शंस को वो इग्नोर कर रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, इज़ बीइंग डिसोबीडिएंट टू द सुपरवाइज़र, और इसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख रहा, इवन उनके साथ अग्रेसिव हो रहा है या फिर उनके जॉब के हवाले से उनको परेशान कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे रिलेशनशिप रखे, सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शन को ओबे करे, कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज़ को जो है वो फॉलो करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगेन उसको उसकी परफॉर्मेंस को अनसेटिस्फैक्टरी कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, देन देयर इज अनदर रीजन जो कि बड़ी सॉलिड है फॉर डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय, के एम्प्लॉय इज डूइंग सम मिसकंडक्ट इन दी वर्क प्लेस, जो कि चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, जो कि नॉट अलाउड हैं, जैसे ड्रग कंजम्पशन हो गया, नॉट अलाउड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एट वर्क प्लेस है, लेकिन वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ऑफिस में बैठे हुए या ऑर्गेनाइजेशनल प्रेमिसेस में वो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो अगेन ही इज़ वायलेटिंग दी रूल्स, तो उसको फिर डिसमिस किया जा सकता है। उसको वार्निंग भी ऑफ कोर्स दी जाती है शुरू में, और उसके बाद फाइनली उसको डिसमिस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ बिम्स में आपका होता है कि अगर यू आर क्रिएटिंग नॉइस और यू आर बीइंग प्रॉब्लमेटिक इन लेक्चर, तो आप जो क्लास के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट है लर्निंग का उसको अगर अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बार बार वार्निंग लेटर्स दिए जाएंगे और एक टाइम आएगा कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, कम से कम 3 वीक्स के लिए एज अ पनिशमेंट। तो इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एक एम्प्लॉय चोरी कर लेता है या फिर अपने बॉस के लिए वो डिसोबीडियंट हो रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो बॉस की तो अथॉरिटी है कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि ये मिसकंडक्ट है और इसकी बेस पे भी आपको डिसमिस किया जा सकता है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन।